हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े इस पर्टिकुलर सेशन में अब स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक 4 टॉपिक फिनिश करे हैं और अब सेक्शन 5 की तरफ हम बढ़ेंगे और सेक्शन 5 का ताल्लुक जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस से है। अब ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में हमें क्या करना होता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो सेक्शन 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में चर्चा कर लें। अब ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में तुम्हें करना क्या होगा, पहले तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। ये हेड ऑफिस है। मान लेते हैं इस हेड ऑफिस की 2 ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। और ये दोनों ब्रांचेस जो हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। जब मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती है। ये दोनों ब्रांचेस अपने अपने डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कितनी परचेजेस होनी चाहिए, हमारी कितनी सेल्स होनी चाहिए, हमारे कितने खर्चे होने चाहिए, ये सारे डिसीजन ये दोनों ब्रांचेस अपने आप ले सकती हैं। इसके लिए इनको हेड ऑफिस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये दोनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। ये अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, अपना सेलिंग प्राइस खुद सेट कर सकती हैं, खुद सामान परचेज कर सकती हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। मेन पॉइंट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए कि ये दोनों ब्रांचेस जो हैं अपनी अकाउंटिंग खुद करेंगे। तुमने देखा इससे पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस में जो ब्रांच की अकाउंटिंग होती थी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होती थी, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में जो अकाउंटिंग करी जाएगी वो ब्रांचेस खुद करेंगी। ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करेंगी। अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद ये दोनों ब्रांचेस क्या करेंगी, अपना अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगी। करेक्ट? अपनी अपनी अकाउंटिंग यानी कि अपने जर्नल बनाएंगे, अपने लेजर्स बनाएंगे और उसके आधार पर ये अपने ट्रायल बैलेंस भी खुद ही तैयार करेंगे। जब ये ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेंगे, ये दोनों ब्रांचेस जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, जब ये अपनी अकाउंटिंग खुद पूरी कर लेंगी, ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब है इन्होंने पूरी अकाउंटिंग कर ली अपनी, अब इनका ट्रायल बैलेंस बनकर के तैयार हो गया। ट्रायल बैलेंस के तैयार होने के बाद फिर ये क्या करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को भेज देंगे। ये दोनों ब्रांचेस अपना ट्रायल तैयार करने के बाद हेड ऑफिस को भेज देंगी। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, जब हेड ऑफिस के पास इन दोनों ब्रांचेस के ट्रायल बैलेंसेस आ जाएंगे, यानी कि ईयर के एंड में इन दोनों ब्रांचेस की क्या पोजीशन है उसके बारे में जब हेड ऑफिस को पता लग जाएगा, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा। अब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है मिलाना, कंबाइन करना। अब ये मिलाने से और कंबाइन करने से मतलब क्या है, देखें यहां पर। मान लेते हैं कि जो हेड ऑफिस है उसके अपने फिक्स्ड एसेट सिंप्लिसिटी के लिए 100 रुपए के, करेक्ट। ब्रांच 1 के जो ट्रायल बैलेंस है उसके मुताबिक ब्रांच 1 के पास जो फिक्स्ड एसेट है मान लेते हैं 30 रुपए के हैं, और उसके बाद जो ब्रांच 2 है उसके भी ट्रायल बैलेंस हमारे पास आ गया है, और उस ट्रायल बैलेंस के मुताबिक ब्रांच 2 के फिक्स्ड एसेट मान लेते हैं कि 10 रुपए के हैं। अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे हम क्या करेंगे, हम मतलब हेड ऑफिस क्या करेगा, देखें यहां पर। जो हेड ऑफिस के खुद के फिक्स्ड एसेट हैं 100 प्लस जो ब्रांच 1 के फिक्स्ड एसेट हैं जो कि मैंने कहा कि 30, और जो ब्रांच 2 के फिक्स्ड एसेट है जो कि 10, इनको मिला करके लिख देगा। यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बेसिकली क्या मतलब हो गया कि इस बैलेंस शीट से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर एक ही स्टेटमेंट के थ्रू दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि हमारी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से मुझे पता लग जाएगा इस बैलेंस शीट को देख करके कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर क्या है, हेड ऑफिस की क्या पोजीशन है, ब्रांच की क्या पोजीशन है। मैं एक ही स्टेटमेंट से इन्फरेंस या कंक्लूजन्स निकाल सकता हूँ। ये इस चैप्टर का थीम है। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उस ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएगा, ये इसका बेसिकली थीम है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जस्ट तुम्हें मैं बता दूं, सपोज आज मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखना है। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करता है, और एक एनुअल रिपोर्ट्स में नियर अबाउट मैं तुम्हें बताऊं ऑन एन एवरेज 50 से लेकर के 60 पेजेस होते हैं।
यानी कि मुझे अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखना है, करेक्ट, उसकी परफॉर्मेंस को परखना है, तो मुझे उसकी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा और उसके 50 से 60 पेजेस मुझे पढ़ने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? अब अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है और मैं ब्रांच 1 की अलग से परफॉर्मेंस देखूं, ब्रांच 2 की अलग से देखूं, हेड ऑफिस की अलग से देखूं, ऐसे तो मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर को एसेस ही नहीं कर पाऊंगा, कि इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं। आपको शायद पता नहीं है, जो एसबीआई है उसकी 15,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अगर हर ब्रांच अपनी अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगी फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एसबीआई को क्या करना पड़ेगा, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड हैं वो एसबीआई की परफॉर्मेंस का जो है जायजा ले सके। इसी तरीके से हेड ऑफिस भी क्या करता है, इसके जितनी भी ब्रांचेस हैं, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को ये मंगवा लेगा और उन ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। ये इसका बेसिकली थीम है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ। ये तो मैंने तुम्हें बताया बेसिकली इसका थीम क्या है, करेक्ट। अब थीम तो तुम्हें पता लग गया, इजंट इट और नॉट? तो जब थीम तुम्हें पता लग गया तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे, जस्ट वेट। अब आगे क्या करेंगे, इसको जरा ठीक तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 5 कहाँ चला गया भाई? दिस इज योर सेक्शन 5 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर ये पहला क्वेश्चन गलती से यहाँ 5.2 लिखा है, इसको आप 5.1 कर लेना। ये सीरियलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। कई बार क्या होता है कि जब हम बुक्स वगैरह रिवाइज करते हैं तो जो आउटडेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको हम हटा देते हैं, तो उसकी वजह से कई बार सीरियलिंग गड़बड़ हो जाती है। तो ये 5.1 है। अगर आपकी बुक में 5.1 लिखा है तो ठीक है, नहीं तो 5.2 लिखा है तो 5.1 कर लेना। क्वेश्चन ये है, द हेड ऑफिस ऑफ बिजनेस एंड इट्स ब्रांच कीप देयर ओन बुक्स। इस लाइन को पढ़ करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा है कि हेड ऑफिस और उसकी जो ब्रांच है दोनों अपनी अपनी बुक्स को खुद मेंटेन करती हैं, और आगे उसने लिख भी दिया एंड प्रिपेयर्स देयर ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि वो अपनी अपनी अकाउंटिंग खुद करती हैं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का केस है। आगे कह रहा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द 2 सेट्स ऑफ बुक्स एज ऑन 31st of December 2021 after a settlement of profit and after making all the adjustment except referred below। अब उसने ये बताया कि 31 दिसंबर 2021 को जब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया तो हेड ऑफिस का और ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। वैसे मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो लास्ट के 2 कॉलम हैं ये ब्रांच ऑफिस के हैं, ये हेड ऑफिस थोड़ा सा यहाँ खिसक गया है। ये जो पहले 2 कॉलम है डेबिट और क्रेडिट के, ये हेड ऑफिस से रिलेटेड है। लास्ट के जो 2 कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, ये ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड है। सिंपल वर्ड्स में जो लास्ट के 2 कॉलम है वो ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है और जो पहले 2 कॉलम है वो हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है। तो इन लोगों ने अपने पूरे साल की अकाउंटिंग पूरी कर ली है और इनके ट्रायल बैलेंस बन करके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ ये हेड ऑफिस है और ये इसकी ब्रांच है। अगर आप इनके ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो आपने ट्रायल बैलेंस में देखा कि यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है हेड ऑफिस के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में कैपिटल लिखा है। आपको मालूम है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस है, मेन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी ये ब्रांच है, तो कैपिटल तो हेड ऑफिस की ही होगी ना, ब्रांच की तो कोई कैपिटल नहीं होगी। उसके बाद फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है। अब फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस के 36,000 के हैं जैसा कि आपने देखा, और ब्रांच के 16,000 के हैं। उसके बाद स्टॉक हेड ऑफिस का 34,200 का है और ब्रांच का 10,740 का है। उसके अलावा डेटर्स हैं 7,820 के और ब्रांच के डेटर्स हैं 4,840 के। उसके बाद क्रेडिटर्स लिखा है, तो क्रेडिटर्स आपने देखा कि 3,960 तो हेड ऑफिस के हैं और ब्रांच के 1,920 हैं। उसके अलावा कैश है 10,740 का हेड ऑफिस का और ब्रांच का कैश है 1,420 का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार कर लिया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये क्रेडिट है, हेड ऑफिस ने अपना P&L बनाया होगा और उनका प्रॉफिट 14,660 का नज़र आ रहा है। और जो ब्रांच है, ब्रांच का जो
पीएनएल है उसका जो बैलेंस है पीएनएल में 3060 और वो भी क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, और बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को करके ही नहीं जाते। कई बार तो लोग अननेसेसरी बेवजह की बातें कर देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। मैंने कहा ये दो आइटम, लास्ट के जो दो आइटम है, ये दो आइटम क्या है लास्ट के, मैं इसको जरा अलग इंक से लिख दूं। एक तो है ब्रांच ऑफिस अकाउंट और एक है हेड ऑफिस अकाउंट। ये दो आइटम को ध्यान से देखें। अब ये जो ब्रांच ऑफिस अकाउंट है आप देख रहे हैं, ये हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। नोट करा आपने, ये हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। जाहिर है हेड ऑफिस अपने ट्रायल बैलेंस में अपना नाम थोड़ी लिखेगा हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस अपने ट्रायल बैलेंस में ब्रांच ऑफिस अकाउंट लिखेगा। अब इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए। एक तो चीज़ें अगर वो समझ में आ जाती हैं तो फिर ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे कभी भी इन चीज़ों की तरफ देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, इसलिए उनको हमेशा ये टफ लगा रहता है। अब ब्रांच ऑफिस अकाउंट 29,860 का है। ध्यान से देखें कि ये डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है, कौन सी तरफ लिखा है, ये डेबिट में लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? 99.99%, 99.99% हेड ऑफिस के ट्रायल में, जो हेड ऑफिस का ट्रायल होगा, ये हेड ऑफिस का ट्रायल है, हेड ऑफिस के ट्रायल में 99% मैंने कहा ब्रांच ऑफिस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। 99, हालांकि रेयर केस में क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस होगा हेड ऑफिस के ट्रायल में वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। पहले तो ये डेबिट बैलेंस है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इस डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ये कह रहा है कि हमने ब्रांच से 29,860 रुपीज़ लेने हैं। हेड ऑफिस ये कह रहा है कि हमने ब्रांच से इतना पैसा लेना है, 29,860 रुपीज़ लेने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले एक एक चीज़ का मीनिंग क्लियर कर लो, समझ में आ गया? तो मैंने कहा हेड ऑफिस के ट्रायल में ब्रांच का जो बैलेंस होगा वो अधिकतर जो बैलेंस होगा वो ये वाला बैलेंस होगा, करेक्ट, और डेबिट बैलेंस होगा। और इसका मतलब है कि हेड ऑफिस कह रहा है हमने पैसे लेने हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि अब ब्रांच ऑफिस का जो ट्रायल है, जो ब्रांच ऑफिस का ट्रायल है, ब्रांच ऑफिस के ट्रायल में जो हेड ऑफिस का बैलेंस होगा 99.99% क्रेडिट में होगा। मैंने कहा हेड ऑफिस के ट्रायल में ब्रांच का जो बैलेंस होगा वो अधिकतर डेबिट के कॉलम में लिखा होगा, लेकिन जो ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर जो हेड ऑफिस का अकाउंट होगा वो 99.99% हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अब जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ब्रांच ऑफिस के ट्रायल में लिखा है। ब्रांच ऑफिस के ट्रायल में ये क्रेडिट में लिखा है, तो मैंने कहा कि ये क्रेडिट में ही होगा और 28,020 रुपीज़ लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? जब हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट बैलेंस है तो मैंने कहा इसका मतलब है कि हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से पैसे लेने हैं, और अगर ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ब्रांच कह रही है कि हमने हेड ऑफिस को इतने पैसे देने हैं। इज इट क्लियर टू यू? हेड ऑफिस कह रहा है, अब यहां पर भी एक और पॉइंट आ गया, हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने 29,860 रुपीज़ आपसे लेने हैं, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच ऑफिस का डेबिट बैलेंस है। और मैंने अभी कहा कि इसका क्या मतलब है कि हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से इतने पैसे लेने हैं, लेकिन ब्रांच कह रही है कि हमने आपको 29,860 नहीं देने, हमने तो आपको 28,020 रुपीज़ देने हैं। यानी कि ये दोनों जो क्लेम कर रहे हैं लेने और देने का, उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक पार्टी कह रही है कि हमने 29,860 लेने हैं, जबकि ब्रांच कह रही है नहीं हमने केवल 28,020 रुपये आपको देने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो पहले तो इनका मतलब अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, खास तौर से इन दो आइटम्स का। जब आपने इनका मतलब समझ लिया तो ऑफ कोर्स आप ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि इन दोनों पार्टी के क्लेम में जो अमाउंट है क्या वो सेम है या अलग अलग है। जैसे कि इस केस में सेम नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम नहीं होगा, करेक्ट।
यहाँ हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 29,860 रुपीज़ लेने हैं, जबकि ब्रांच ऑफिस कह रही है कि हमने हेड ऑफिस को केवल 28,020 रुपीज़ देने हैं। कोई बात नहीं, अभी ये जो क्लेम में डिफरेंस है इसका क्या करेंगे वो मैं खुद ही बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने कहा सेट आउट द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2021। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा सिर्फ यहीं तक आएगा कि आप एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं, लेकिन मैंने यहाँ आगे भी लिखा है एंड पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट डीलिंग विद द फॉलोइंग। अब नीचे उसने कुछ एडजस्टमेंट भी दी हैं। एडजस्टमेंट क्या दी हैं वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 2021 ब्रांच ऑफिस हैड सेंट चेक ऑफ 1,000 टू द हेड ऑफिस। वो कह रहा है 31 दिसंबर 2021 को ब्रांच ऑफिस ने कोई चेक भेजा था हेड ऑफिस को 1,000 रुपये का, लेकिन वो कह रहा है ये चेक हेड ऑफिस को नहीं मिला, ये चेक हेड ऑफिस को नहीं मिला और इसीलिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्रेडिट नहीं करा। क्योंकि अगर हेड ऑफिस को ब्रांच के द्वारा भेजा गया चेक मिल जाता तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच को क्रेडिट करता। लेकिन उनको ये चेक नहीं मिला है क्योंकि उसने लिखा है नॉट रिसीव्ड, इसीलिए उन्होंने ब्रांच को क्रेडिट नहीं करा। एक तो यहां पर ये चीज दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? फिर आगे इसी तरह से उसने लिखा कि गुड्स वैल्यूड 840 हैड बीन फॉरवर्डेड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट है। लास्ट डेट से एक दिन पहले हेड ऑफिस ने 840 रुपए के गुड्स ब्रांच को भेजे, लेकिन वो ब्रांच को नहीं मिले हैं, वो गुड्स ब्रांच को नहीं मिले हैं। तो एक ये मिस्टेक भी यहां पर सामने आ गई। इज इट क्लियर टू यू? लास्ट में उसने एक लाइन लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है जो प्रॉफिट ब्रांच के आपको नजर आ रहे हैं उनको हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो हमें करना ही पड़ेगा। ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो, ये हमें तब भी करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने कहा सबसे पहले तो आपने ट्रायल बैलेंस को, दोनों के ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखना है, नंबर 1। और उससे भी ज़्यादा ध्यान से आपने देखना है कि हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है, और जो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस कितना है। ये दो चीज़ों को देखने के बाद अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ सकती हैं, याद रखें जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो तकरीबन 14 मार्क्स से नीचे का नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है और मुझे थोड़ा आपको डीपली समझाना है। मुझे मालूम है ये टॉपिक कभी भी आपने लाइफ में इससे पहले नहीं करा है, क्योंकि आपने कभी करने की कोशिश ही नहीं करी है। तो ये है सेक्शन 5 पहले तो। अब सेक्शन 5 का जो ताल्लुक है, मैंने ये भी बताया कि अब हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती। नंबर 1, ये अपनी अकाउंटिंग खुद करती हैं। नंबर 2, ये अपने डिसीजन खुद लेती हैं। नंबर 3, अपने डिसीजन खुद लेती हैं का मतलब हम कितना परचेज करेंगे, कितना सेल करेंगे, क्या हमारा सेलिंग प्राइस होगा या हमारी क्या पॉलिसी होंगी, ये डिसीजन ब्रांच के ही होते हैं। बस ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ईयर के एंड में अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके, यानी कि अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करके ट्रायल बैलेंस करके ये हेड ऑफिस को भेज दें। दैट्स ऑल। अब ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब आपकी समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है 5.1, अब 5.1 में मुझे क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन का बड़ा मेजर स्टेप है। अब मैं आपको एक मैजिक कर करके दिखाता हूँ, कोई आपको ये करके नहीं दिखाएगा। ध्यान से देखें। आपने देखा, मैंने आपको ये बताया भी कि दोनों पार्टी कह रही हैं, एक पार्टी कह रही है कि हमने इतना पैसा लेना है, एक पार्टी कह रही है कि हमने इतना पैसा देना है। यानी कि जो लेन देन है उसमें सिमिलरिटी नहीं है। लॉजिकली सिमिलरिटी होनी तो चाहिए लेकिन वो है नहीं। अब जब सिमिलरिटी नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। क्या लिखेंगे? रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस से मतलब क्या है? हमें मालूम है कि दोनों पार्टी अलग अलग अमाउंट लेने और देने का क्लेम कर रही हैं, तो अब हम इसको रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। अब ये रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस कैसे करा जाता है ये देखने के लिए आप पहले तो यहां पर देखें, रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस।
सबसे पहले इस स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या लिखा? इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर आप नहीं लिखना चाहते, बल्कि मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, आप नहीं लिखना चाहते तो आप ध्यान से पहले इसको देख लें। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, लेकिन ध्यान से देखना है, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और अगर लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में अब मैं आपसे एक बार फिर से पूछूंगा, हेड ऑफिस का जब मैं कह रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जब मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब है जो हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है उसके मुताबिक ब्रांच अकाउंट का क्या बैलेंस है। तो हमने देखा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के मुताबिक ब्रांच ऑफिस अकाउंट, ये BO का मतलब ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस अकाउंट बैलेंस जो हमें दिया हुआ है, वो डेबिट के कॉलम में दिया है। हेड ऑफिस के जो ट्रायल का डेबिट कॉलम है उसमें लिखा है। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट के कॉलम में लिखा है। और ये जो बैलेंस हमें दिया हुआ था वो 29,860 रुपीज़ था। मैंने कहा भी था और मैंने बताया भी था और बहुत बार बताया, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से इतने पैसे लेने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये मैंने आपको बताया? अरे बाबा हाँ या ना? बताया। फिर मैंने यहाँ पर एक दो लाइनें छोड़ दी और एक दो लाइनें छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा, ये अभी इसी स्टेप नंबर 1 के अंदर का ही पार्ट है, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। अब मैंने यहाँ पर इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस लिखा, इसका मतलब है ब्रांच ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस है। अब जो ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है, हमने देखा ब्रांच ऑफिस के ट्रायल बैलेंस के मुताबिक जो हेड ऑफिस का जो बैलेंस था, हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस जो था वो क्रेडिट बैलेंस था, इजंट इट और नॉट? और क्रेडिट बैलेंस जो था वो था 28,020। इसका मतलब है ब्रांच कह रही है कि हमने आपको 28,020 रुपये देने हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब हमने नीचे दो चीज पढ़ी, दो एडजस्टमेंट पढ़ी। एक एडजस्टमेंट में ये लिखा था कि ब्रांच ने एक चेक भेजा है। नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई थी जिसमें लिखा था कि ब्रांच ऑफिस ने एक चेक हेड ऑफिस को भेजा है, और वो चेक शायद 1,000 का था। तो 1,000 रुपये का चेक भेजा था और वो चेक हेड ऑफिस को इस साल के खत्म होने तक नहीं मिला है। पहले तो ये जो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है इनको आपने समझना होगा। वो कहता है कि ब्रांच ने एक चेक भेजा और वो चेक हेड ऑफिस को नहीं मिला। पॉइंट ये है कि अगर ब्रांच ने ये चेक भेजा है तो बताओ ब्रांच ने इसकी एंट्री कर दी होगी या नहीं कर दी होगी? ब्रांच ने इसकी एंट्री कर दी होगी या नहीं कर दी होगी? बिल्कुल कर दी होगी, क्योंकि ब्रांच तो चेक भेज चुकी है। इसका मतलब ये चेक अभी हेड ऑफिस को नहीं मिला है, इसका मतलब ये चेक रास्ते में है। इसका मतलब हेड ऑफिस को ये नहीं मिला है, तो इसका ये भी मतलब है कि हेड ऑफिस ने इसकी एंट्री नहीं करी। तो नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई है, जनरली तुम्हें दो चीज़ों के बारे में एडजस्टमेंट दी होगी, एक तो गुड्स के बारे में और एक चेक के बारे में। तो पहली इंफॉर्मेशन चेक के बारे में है। अब चेक ब्रांच ने भेजा है, इसका मतलब ये एंट्री ब्रांच कर चुकी है। तो जो पार्टी एंट्री कर चुकी है तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मैंने यहाँ लिखा था, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में तुम्हें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे चेक इन ट्रांजिट, CIT भी लिख सकते हो, चेक इन ट्रांजिट। मैंने पूरा ही लिख दिया चेक इन ट्रांजिट। अब हेड ऑफिस ने अभी तक ये एंट्री नहीं करी है, करेक्ट। लेकिन अब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो चुका है, जब हेड ऑफिस और ब्रांच मिलेंगे, क्योंकि ये मिल करके अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ब्रांच इनको बताएगी भाई हमने एक चेक आपको भेज दिया है ऑलरेडी और वो चेक आपको मिला नहीं है, ये अलग मैटर है। तो अब हेड ऑफिस को पता लग जाएगा कि ब्रांच ने ये चेक हमें भेज दिया है, तो अब वो ये एंट्री करेगा, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट। ये एंट्री उन्होंने करी और ये एंट्री का जो अमाउंट है वो 1,000 रुपये है। तो 1,000 से आपने ये एंट्री कर दी। अब जब आपने ये एंट्री कर दी तो ध्यान से सुने मेरी बात, बड़े ध्यान से। जो ये एंट्री करी है, इस एंट्री में आप देख रहे हो कि ब्रांच ऑफिस क्रेडिट हो रहा है, इज इट और नॉट? तो ब्रांच ऑफिस का जो ये डेबिट बैलेंस है, अब मैं इसको क्रेडिट लिखूंगा यहाँ पर 1,000। अब मैंने इसको क्रेडिट कर दिया 1,000। इसका मतलब अब हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है वो अभी भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में अभी भी बड़ा अमाउंट डेबिट का है, अभी भी बड़ा अमाउंट डेबिट का है। लेकिन
ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 28860 आ जाएगा, 28860। इसका मतलब इस एडजस्टमेंट को जब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लेगा तो अब हेड ऑफिस को ये पता लग गया कि हमने ब्रांच से 28,860 रुपये लेने हैं। Is it clear to you? 28,860 rupees now head office is supposed to receive. Is it clear to you? तुमने देखा इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट थी। दूसरी एडजस्टमेंट जो थी उसमें लिखा था कि 840 रुपए के गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे और वो उन्होंने 30 दिसंबर को भेजे, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एक दिन खत्म होने के एक दिन पहले भेजे। तो जाहिर है कि वो गुड्स जो है ब्रांच को नहीं मिले, लिखा भी हुआ है कि ब्रांच को वो गुड्स नहीं मिले। तो अब कंसोलिडेशन के दिन ब्रांच को पता लग जाएगा कि हेड ऑफिस ने 840 रुपए के गुड्स भेज दिए हैं। अब पॉइंट यह है कि जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं तो हेड ऑफिस ने तो इसकी एंट्री कर दी होगी और ब्रांच ने इसकी एंट्री नहीं करी है, तो अब ये वाली एंट्री आप ब्रांच की बुक्स में करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच में आप आ जाएंगे और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच में आप लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? GIT, या गुड्स इन ट्रांजिट पूरा भी लिख सकते हो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो 840 रुपीज से ये एंट्री आपने कर दी, 840 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इज इट क्लियर? ये एंट्री हम ब्रांच की बुक्स में करेंगे क्योंकि हेड ऑफिस कर चुका है। अब इस एंट्री के करने से आपने क्या देखा, बिकॉज ये ब्रांच की बुक्स हैं, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये पहले से ही क्रेडिट है, ये और क्रेडिट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ क्रेडिट लिख दिया 840। अब जब मैंने 840 और क्रेडिट करा तो क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होता है, तो मैं इसको ऐड करूंगा, डेट इज इक्वल टू 28,860 और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो तुमने देखा अब जो ये बैलेंस पहले अलग अलग था अब ये रिकंसाइल हो गया। अब हेड ऑफिस भी कहेगा कि हमने आपसे 28,860 रुपीज लेने हैं और ब्रांच कहेगी ठीक है हमने भी आपको 28,860 रुपीज देने हैं। है नहीं ब्लैक मैजिक? किसी को ये स्टेप करना नहीं आता। अब सिर्फ आप जो हैं वाहिद लोग हैं जिनको ये चीज का पता है कि कैसे ये बैलेंसेस को रिकंसाइल करा जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक बार जब बैलेंस आपने रिकंसाइल कर लिया, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अब अगला स्टेप ये होगा कि आप इनके ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखेंगे। तो पहले तो मैंने स्टेप को रिकंसाइल कर लिया, रिकंसाइल करने के बाद अब मैंने अगला स्टेप क्या लिखा, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने लिखा रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। हालांकि मुझे आपको समझाना है और बहुत अच्छी तरह से समझाना है, इसलिए हालांकि मैं इसको और शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे पहले समझाने दें। रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, तो ये रिवाइज ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया। अब ये रिवाइज ट्रायल बैलेंस मैंने जब बनाया, हालांकि ट्रायल बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं, अब मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। रिवाइज कैसे कर दिया? इसके अंदर भी पहले मैंने हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस लिखा, करेक्ट, ताकि और अच्छी तरह हम समझ सकें। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। अब आप अपने हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस को देखें, सिर्फ हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस को देखें। अब मेरे लिए बार बार पेज को पलटना पॉसिबल नहीं है, आप ध्यान से देखें। देख लिया? राइट। अब हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में आपने ये देखा कि पहला आइटम कैपिटल दिया हुआ है, तो मैंने कैपिटल को जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिख दिया। और कैपिटल जाहिर है कि क्रेडिट साइड में गिवन है, तो 1 लाख मैंने यहां पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? कैपिटल के बाद फिर मैंने अगला आइटम फिक्स्ड एसेट लिख दिया। जो फिक्स्ड एसेट है हेड ऑफिस की बुक्स में वो डेबिट में दिया हुआ है 36,000, तो मैंने 36,000 लिख दिया। सर आप तो बिल्कुल ट्रायल बैलेंस को वैसे का वैसा ही उतार रहे हैं, तो ये रिवाइज्ड कैसे है वो मैं खुद ही बताऊंगा, या ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं मैंने कहा खुद ही मैं इनके आंसर दूंगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें स्टॉक। हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में देखा आपने स्टॉक भी है, और स्टॉक का जो अमाउंट है वो 34,200 का है, तो 34,200 का स्टॉक आपने लिख दिया। स्टॉक को लिखने के बाद फिर आपने डेटर्स लिखा, और डेटर्स का जो बैलेंस हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट में लिखा हुआ है, डेटर्स का बैलेंस डेबिट में ही होगा 7820। डेटर्स को लिखने के बाद फिर मैंने यहां पर कैश का बैलेंस भी लिख दिया। कैश का बैलेंस जो दिया हुआ है वो 10,740 रुपीज का दिया हुआ है।
इज इट क्लियर टू यू? अब आपको बड़ी हैरत हो रही होगी, सर आप तो बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उस बैलेंस को वैसे के वैसा ही उतार रहे हैं। हाँ बिल्कुल उतार रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे कुछ आपको समझाना है। 99.99% ट्रायल बैलेंस तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी आएंगे, लेकिन मुझे फिर भी मैं इसको रिवाइज क्यों कर रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अगला आइटम आपको क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स आपने लिखा और क्रेडिटर्स का अमाउंट जो दिया हुआ है 3960। क्रेडिटर्स के बाद फिर आपको नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको कंप्यूट कर करके दिया हुआ है 14,660 है। उसके बाद आपको याद होगा कि ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस भी ब्रांच ऑफिस का बैलेंस दिया हुआ है। जो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं उसमें जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस दिया हुआ है हेड ऑफिस की बुक्स में, वो ये वाला बैलेंस दिया हुआ है 29,860। लेकिन अब मैं ये वाला बैलेंस लिखूंगा 28,860, 28,860, 28,860। इसका मतलब अब हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 28,860 लेने हैं, लेकिन ऐसा हेड ऑफिस ने कब कहा? जब हेड ऑफिस ने ये एंट्री पास करी, क्योंकि इस एंट्री के पास करने के बाद ही ये बैलेंस 28,860 आया। अब इसका मतलब ये जो हमने एंट्री लिखी है, एंट्री में जो ये वाला पार्ट है वो तो हम ऑलरेडी इधर एडजस्ट कर चुके हैं। बात समझने की कोशिश करें। जो हमने एंट्री लिखी चेक इन ट्रांजिट अकाउंट, उसके अंदर जो 2 ब्रांच है, ये ब्रांच के जो 1,000 रुपीज़ हैं, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो क्रेडिट वाला हिस्सा है ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। लेकिन जो चेक इन ट्रांजिट है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो अब चेक इन ट्रांजिट मुझे हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रायल के अंदर लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पर चेक इन ट्रांजिट, और चेक इन ट्रांजिट डेबिट में लिखा है तो इसलिए इसको डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 1,000। तो आपका ट्रायल तो वही है, बस इस एडजस्टमेंट को मैंने ट्रायल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। यानी कि अब आप मान के चलेंगे कि आपको हेड ऑफिस का ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब आप क्या मान के चलेंगे कि हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस ये आपको गिवन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? पक्का आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके का नहीं है? तो इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और कर ले मेरे साथ साथ, इसी स्टेप के अंदर अब हम क्या करेंगे, ब्रांच ऑफिस। आफ्टर ऑल जब भी यहाँ इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो काफ़ी लंबे चौड़े मार्क्स के साथ आता है, तो इसलिए आप अच्छी तरह समझ लें। अब मैंने यहाँ पर लिखा रिवाइज ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ऑफिस का रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। तो ब्रांच ऑफिस का भी रिवाइज ट्रायल बैलेंस जब हम लिखेंगे तो उसमें भी तकरीबन जो आइटम हमें ओरिजिनली दिए हुए हैं वही हम लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस उसमें करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें जो पहला आइटम दिया हुआ है, देखो कैपिटल तो है नहीं, तो फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट है 16,000 ब्रांच के जो ट्रायल बैलेंस है उसमें। फिक्स्ड एसेट के बाद फिर स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है और स्टॉक का अमाउंट 10,740 है, तो 10,740 आप यहाँ पर लिख दें। फिर उसके बाद आपको दिया होगा डेटर्स, डेटर्स भी आप लिख दें 4840, 4840, 4840। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर आपको दिया है शायद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आप लिखें, और क्रेडिटर्स का अमाउंट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1920 ही है, राइट 1920। और उसके बाद आपको कैश गिवन है और कैश का अमाउंट 1420 है। ये तो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस की ही फिगर अभी तक हमने लिखी है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, डेट इज 3060, 3060। इज इट क्लियर टू यू? अब P&L को लिखने के बाद उसके बाद हमें दिया था हेड ऑफिस अकाउंट। अब हेड ऑफिस अकाउंट का जो बैलेंस ओरिजिनली हमें दिया हुआ है वो 28,020 रुपये दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद हमने देखा कि अब जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस 28,860 का है। एडजस्टमेंट करने के बाद ब्रांच ऑफिस की बुक्स में हमने जो एडजस्टमेंट करी उसके लिए ये एंट्री पास करी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। जब मैं ये 28,860 का बैलेंस लिख रहा हूँ, इसका मतलब एंट्री के अंदर जो मैंने ये टू हेड ऑफिस लिखा है, बिकॉज इसको मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो एडजस्ट हो चुका है।
अब बच गया गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट मैं यहाँ डेबिट साइड में लिखूंगा। गुड्स इन ट्रांजिट मुझे यहाँ डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा और डेबिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट 840 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने अब ये जो ट्रायल बैलेंसेस हैं इनको रिवाइज कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब रिवाइज करने के बाद मुझे इसकी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। स्टेप नंबर 3 में मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना करके आपको दिखा दी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मेन चीज है, इसमें हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में आपको कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपने क्या करना है, हेड ऑफिस का ब्रांच के आइटम्स को मिला करके लिख देना है। तो अब क्या है, आपको बार बार ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस को देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो ये ट्रायल बैलेंस मैंने रिवाइज कर दिए हैं इनको देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक बार पहले मैं आपको आइडिया दे दूं, जो कैपिटल है वो तो सिर्फ हेड ऑफिस के कॉलम में है, तो कैपिटल में लाइबिलिटी में लिख दूंगा, फिक्स्ड एसेट में दोनों के मिला के लिख दूंगा, स्टॉक मिला करके लिख दूंगा, डेटर्स हेड ऑफिस और ब्रांच का मिला के लिख दूंगा, इसी तरह कैश भी लिख दूंगा एंड सो ऑन। ये सारे आइटम क्रेडिटर्स भी पीएनएल भी में मिला करके लिख दूंगा। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये आइटम जो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच ऑफिस का है और ये आइटम जो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का है, इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा भी तो एक आइटम में क्रेडिट है, एक में डेबिट बैलेंस है और दोनों का अमाउंट सेम है, वो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों आइटम को, हेड ऑफिस अकाउंट को और ब्रांच ऑफिस अकाउंट को बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा। बस इतना ख्याल करना है। बाकी जितने भी आइटम है वो सारे के सारे आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आइटम जो है, अब कैपिटल जो है, कैपिटल मैंने लिखा तो कैपिटल तो हेड ऑफिस की ही है, तो कैपिटल यहां पर 1 लाख रुपए मैंने लिख दिए। पहले आप क्या करो, जो क्रेडिट साइड के आइटम है उन्हीं को देख लो। क्रेडिट साइड के आइटम है उन्हीं को देख लो का मतलब क्या है, जैसे क्रेडिट का आइटम एक तो 1 लाख ये है, एक क्रेडिटर से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहाँ क्रेडिट का आइटम क्रेडिटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पहले आप क्रेडिट साइड के आइटम को ही देख लें। अब कैपिटल के बाद आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें 14,660 रुपीज़ का बैलेंस है, 14,660 रुपीज़ का बैलेंस है। जबकि जो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें 3060 का बैलेंस है। तो अब कंबाइंड या कंसोलिडेटेड बैलेंस जो हो गया 17,720 रुपये का हो गया, 17,720 रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फिर मैं क्रेडिटर्स लिखूंगा। जहां तक क्रेडिटर्स का सवाल है, हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस के जो थे वो 3960 के क्रेडिटर्स थे और ब्रांच के जो क्रेडिटर्स हैं वो 1920 के हैं। अब इन दोनों को मिला करके आप यहाँ पर लिख देंगे, डेट इज इक्वल टू 5,880। तो इस तरह तुम्हारी लायबिलिटी साइड तो बन करके तैयार हो गई। ये तुम्हारी लायबिलिटी साइड बन करके तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल सा काम, इजंट इट? मेन चीज इसमें रिकंसिलेशन आना चाहिए। रिकंसिलेशन करने के बाद आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना लें, बस उसके बाद तो फिर आइटम को मिला करके लिखना है। अब जो ये डेबिट साइड का आइटम बच गए जिसमें कि फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट जो है वो 36,000 है हेड ऑफिस का, पहले आप उसको लिख लें। फिर ब्रांच का जो है वो 16,000 का है। अब मिला करके आउटर कॉलम में आप इसको लिख दें 52,000। तो दिस विल बी योर व्हाट वी कॉल फिक्स्ड एसेट, कंसोलिडेटेड अमाउंट। इसी तरह फिक्स्ड एसेट के बाद आप स्टॉक लिखेंगे। जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, 34,000 किसके हैं, हेड ऑफिस के हैं, और 10,740 रुपीज़ जो हैं, 10,740 रुपीज़ जो हैं वो किसके, 10,740 रुपीज़ ब्रांच के हैं। वैसे तो मुझे एकदम इसको टोटल करके लिख देना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट भी था, जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्रांच की बुक्स में ब्रांच के ट्रायल में नजर आ रहा है। देखो गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स इन ट्रांजिट को आप क्या करें, स्टॉक के साथ मिला करके लिख दें। गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉक के साथ, क्योंकि ये भी गुड्स ही हैं, स्टॉक ही है, तो इसको इसके साथ मिला करके लिख दें। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये टोटल आपका आ जाएगा 45,780। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो डेटर्स हैं। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है, पहले तो ये देखें। डेटर्स हैं 7,820 और उसके अलावा 4840। तो ये आ जाएगा आपका 12 तो नहीं,
हाँ 12,660 आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। उसके बाद फिर है इस केस में कैश। अब जब आप कैश का बैलेंस लिखेंगे, पहले तो हेड ऑफिस का कैश का जो बैलेंस है 10,740 वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रांच का कैश बैलेंस है 1,420 लिखेंगे। अब आपको याद होगा इसमें एक कैश इन ट्रांजिट भी था, तो ये जो कैश इन ट्रांजिट है इसको आप जो है सीधा इसके साथ ऐड कर दें, प्लस कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट जो है वो 1,000 रुपीज़ है, तो 1,000 रुपीज़ आप इसमें ऐड कर करके आउटर कॉलम में 13,160 रुपीज़ लिखेंगे। समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने करा? सबसे पहले हमने क्या करा, रिकंसिलेशन करा। रिकंसिलेशन करने का आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकंसिलेशन एक बार जब आपने कर लिया तो उसके बाद बेसिकली मैंने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया और उसके बाद मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। हालांकि तुम्हें क्वेश्चन में यहीं तक सॉल्व करना होगा, लेकिन मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी भी होती हैं, तो इसलिए मुझे कुछ समझाने के लिए आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पूरा हो गया, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस हमें भेजती है, करेक्ट, जब ट्रायल बैलेंस हमें भेजती है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं यहाँ पर स्टेप नंबर डी लिख रहा हूँ और उसके आगे मैंने लिखा इनकॉर्पोरेशन एंट्री। सपोज ये क्वेश्चन कहता है कि ऑल्सो पास इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, तो आपको इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज कैसे करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज करने का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है, करेक्ट, और जब मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ रिवाइज ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। अब रिवाइज ट्रायल बैलेंस को पहले मुझे अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, उसके बाद हम बेसिकली बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ तो मैंने आपको रिवाइज ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बना करके दिखा दी, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता पास इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, तो टेक्निकली बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज करनी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन एंट्री का मतलब बेसिकली क्या है कि ब्रांच के सारे एसेट और लायबिलिटी को हम अपनी बुक्स में ला रहे हैं। तो लाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखना है, और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स हैं, यानी कि डेबिट साइड में जितने भी आइटम है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट दैट इज इक्वल टू 16,000, एक तो मैं ये लिख दूंगा। उसके अलावा स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक में जो है 10,740 रुपीज़ हैं, तो 10,740 मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके अलावा ब्रांच का क्या था, डेटर्स थे। ब्रांच के रिवाइज ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी थे। डेटर्स अकाउंट डेबिट 4840। फिर ब्रांच का जो कैश था डेबिट, रिवाइज ट्रायल बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। रिवाइज ट्रायल बैलेंस के अंदर अब गुड्स इन ट्रांजिट भी हैं ब्रांच के, गुड्स इन ट्रांजिट 840। तो ये पहली एंट्री जो मैंने बेसिकली करी है इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज के अंदर, ये पहली एंट्री है। बेसिकली ये एंट्री क्या है कि ब्रांच के जितने भी एसेट्स हैं उनको हम अपनी बुक्स में एक तरीके से लिख रहे हैं। तो टू ब्रांच अकाउंट, कई लोग टू ब्रांच करेंट अकाउंट भी लिख देते हैं। टू ब्रांच अकाउंट 33,840। तो ब्रांच के जितने भी एसेट्स हैं उनको आपने अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। इसी तरह फिर ब्रांच की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब इस केस में ब्रांच की जो ब्रांच के जो क्रेडिटर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब ब्रांच के जो क्रेडिटर्स हैं आपने देखा 1920 के हैं, तो मैं लिखूंगा टू ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट या सिंपली टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो 1920 के क्रेडिटर्स को भी आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? और फिर ब्रांच का जो प्रॉफिट है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसकी भी एंट्री यही होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट। ये एंट्री केवल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर पूछी जाए तो तभी करना है, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो 3060 का है, 3060। तो ब्रांच के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को आपने अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन तुमसे ये भी कह सकता है प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट या प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट। तो स्टेप नंबर ई में याद ये रखना है कि अगर भले ही क्वेश्चन कह रहा है ब्रांच अकाउंट बनाओ, यहाँ तुमने मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट ही लिखना है।
सर ऐसा क्यों? पहले तो अकाउंट्स में मेमोरेंडम वर्ड कब यूज़ होता है? मेमोरेंडम तब यूज़ होता है जब हम नॉर्मल से हट के कोई चीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं जो ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा वो नॉर्मली जैसे हम अभी तक ब्रांच अकाउंट बना रहे थे वैसे नहीं बनाएंगे। और ये मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट अगर बनाने के लिए कहा जाए तो यानी कि जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आपसे इतना कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर वो तुमसे इनकॉर्पोरेशन एंट्री भी पूछता, मेमोरेंडम ब्रांच भी पूछता, तो आपको ये भी बना करके दिखाना पड़ता। अब मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होगा। अब यहाँ पर जो बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन लिखना है, हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है ओरिजिनल, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का ओरिजिनल बैलेंस जो था, हमने जो बैलेंस बना लिया था, रिवाइज जो हमने कर लिया था, एज पर हेड ऑफिस रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, एज पर हेड ऑफिस रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। तो रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस के मुताबिक हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस था वो था 28,860। यही था ना रिवाइज करने के बाद जो बैलेंस आया, यानी कि हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए ब्रांच अकाउंट में पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। बस उसके बाद आपने जो ये एंट्रीज लिखी है, इन एंट्रीज को आपने पोस्ट करना है। आपने पहली एंट्री लिखी वेरियस एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप वो तमाम एसेट्स लिख देंगे। ये सब एक फॉर्मेलिटी है लेकिन अब करनी पड़ती है। 16,000, इसलिए थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक भी हो जाता है। स्टॉक 10,740। उसके अलावा फिर डेटर्स, जो पहली एंट्री हमने करी थी सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, उसके हिसाब से ये एंट्री, ये पोस्टिंग्स हो रही हैं। आपने देखा पहली एंट्री में ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट मिला है, ये क्रेडिट मिला है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। डेटर्स, उसके अलावा कैश 1420, और उसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट 840। तो आप टोटल भी करेंगे तो ये 33,840 आएगा। उसके बाद फिर मैंने एंट्री लिखी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और टू पीएनएल, तो टू क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया 1920 और फिर मैंने लिख दिया टू पीएनएल। पीएनएल था आपका 3060। अब ध्यान क्या रखना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप ये जो आइटम आपने क्रेडिट में लिखे हैं उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करेंगे तो यही बैलेंस आना भी चाहिए और वो आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे कम गए हैं, मैं इस बात को बड़े ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन फिर 14-15 मार्क्स से नीचे का नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन करने का आर्ट आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर इसमें जस्ट वेट, अरे बाबा आज इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व करके रखे हुए हैं वैसे। अब ये 5.5 लिख दिया यहाँ पर, इसको 5.2 कर लेना। जिनकी बुक्स में 5.2 लिखा है ठीक है, जिनकी बुक्स में नहीं लिखा वो कर लेना। 5.2 क्या हो रहा है, कुछ इंटरनेट में आज गड़बड़ी है। 5.2 ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब लेकिन ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको और बेहतर, क्योंकि इस वाले सेशन में तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना था, तो इसको फिर मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा और नेक्स्ट सेशन में फिर आगे की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।